नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने कहा कि मोहन भागवत के इस बयान पर उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि हमने देश में राम मंदिर आंदोलन में जरूर हिस्सा लिया था, उसके बाद हम देश के किसी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मामले में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। मोहन भागवत ने आज खुलकर बयान दिया, किसी भी मस्जिद मंदिर के अंदर झंकार नहीं देखेंगे, शिवलिंग है या नहीं, उनका यह बयान सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए आया है उनका, लेकिन सवाल यह है कि ये बयान है प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ये बहुत अच्छा बयान नागपुर में आज मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने एक बयान दिया कि हमने देश में राम मंदिर आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लिया था, उसके बाद किसी भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मामले में हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे। खुल के बयान दिया आज उनने, बरसों से बात चली आ रही थी। आज उनका स्टेटमेंट आया कि हम देश के किसी भी मंदिर मस्जिद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि शिवलिंग है कि नहीं है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कि स्टेटमेंट आया है उनका। लेकिन सवाल ये है कि बयान सियासी है या देश हित में है? सवाल ये है। अगर देश हित में है तो स्वागत है, अगर सियासी है तो 35 करोड़ को जो आपने जिस तरह से पूरे देश में दूर कर रखा है, वो 35 करोड़ लोग आज भी दूर रहेंगे। आप इस देश को, इस मुल्क को आप कहते हैं विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु जब तक कैसे बना पाएंगे? जब तक कि हम 35 करोड़ अल्पसंख्यक समाज आपके साथ शामिल नहीं होगा, जब तक ये मुल्क विश्व गुरु नहीं बन सकता। मैंने आपसे कहा ना कि अगर राजनीतिक चश्मा लगाकर आपने इस तरह के स्टेटमेंट दिए तो वो देश की बर्बादी के लिए, बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर दिल से आज भागवत जी ने ये बयान दिया है कि सारे हिंदुस्तान के 35 करोड़ लोग आपके साथ हैं, तो यकीनन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर सियासी एतबार से है तो
हमें सोचना पड़ेगा। ये वही भागवत जी हैं जो रमजान के महीने में पच चलन इनने निकाला था, और उसी टाइम जिस समय रोजा इफ्तार का वक्त था उसी समय इनका रैलियां वहां से निकली गई थी टीम के साथ बाजे। देखिए ये सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सबको अपने मज़हब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी दी है। अगर किसी त्यौहार पे अगर कोई जुलूस निकलता है, जुलूस निकालते हैं तो स्वागत योग्य, हमें खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। अगर हमारा जुलूस निकलता है, हमारा कोई त्यौहार आता है तो उनको हमारे त्यौहारों में स्वागत करना। पूर्वजों को बता रहे हैं सनातनी के, मुस्लिमों के जो पूर्वज वो हिंदू, तो ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये ऊंचे लेवल का विषय है। भागवत एक बड़ा नाम है जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान के सुप्रीम पावर है। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं कि देश हित में बयान देते हैं कि देश को एक होना चाहिए, तो यकीनन हमारे उलमा इकराम को भी आगे आना चाहिए। अगर वो दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, अगर उनके दिल में कपट नहीं है, दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, तो हमारा यकीनन उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे उलमा इकराम को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इस मुल्क को, ये हमारा मुल्क है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में ही दफन होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में विश्व गुरु की हैसियत रखे, जिससे कि हमारा मुल्क में विकास हो, बेरोज़गारी दूर हो, शिक्षा तेज़ी से आए, लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म हो, गरीबी दूर हो। ये तो सारा मुल्क चाहता है, मुल्क के लोग चाहते हैं। सिर्फ 10% लोग तनातनी धर्म के फसादी वो लोग हैं जो सभी धर्मों को बदनाम किए हुए। हम तो चाहते हैं कि आप न्यायालय आप गए हैं, फैसला आपको करना है। मुस्लिम समाज ज्ञानवापी मामले में कोर्ट नहीं गए हैं। हमारे द्वार तो इस्लाम धर्म में दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, आज भी खुले हैं। हमारे उलमा इकराम ने हमेशा दरवाज़ा खुला रखा है। हर मसले पे बातचीत के लिए मुल्क में यहाँ के उलमा इकराम तैयार रहते हैं। अगर भागवत जी चाहते हैं कि बैठ के बात हो तो इससे स्वागत योग्य कोई कदम नहीं है। लेकिन हर मंदिर से, हर मस्जिद से ज़रूरी नहीं है कि शिवलिंग निकले। तो मस्जिदों में फव्वारे भी लगे होते हैं, वज़ू खाने में, हौज़ों में। अगर हम फव्वारों को, अगर हम उसको शिवलिंग की तरह देखने लगेंगे तो ये एक पूरी दुनिया में एक हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। केवल ये मामला केवल ज्ञान व्यापी तक ही नहीं है, मथुरा में भी निकला है, अब भोपाल की भी मस्जिदों के लिए भी कहा गया है, मोती मस्जिद के लिए। अब तो अब हर घर में सिलबत्ता होता है, मसाला कूटा जाता है खलबत्ते से। आप कहोगे वो भी शिवलिंग है, तो हम वो कैसे मान लेंगे? आप तो घर घर की बात कर रहे हैं। अभी आपके भागवत जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम मस्जिदों में नहीं जाकेंगे जी। तो इससे जो यहाँ के 10% लोग, तनातनी धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग नहीं, जो 10% लोग तनातनी धर्म के लोग हैं, उनको इस बयान को, मोहन भागवत जी के बयान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मस्जिदों से बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। देखिए, हम तो सुन के ईमान लाए हैं, और जो इस मुल्क में सदियों से ये इस्लाम धर्म चला आ रहा है, हमने होश संभाला तो इस्लाम धर्म में हमारे कान में अजान पड़ी जाती है, हमें एहसास कराया जाता है कि हम ईमान में दाखिल हो गए। तो ये तो सनातन धर्म के, इनको कुछ ज़्यादा मालूम होगा, भागवत जी ने बोला है तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। उन्होंने कहा हर मसले का जो है, हर मसला आम सहमति से भी निभाया, सहमति से भी। ये देर से आया, ये मोहन भागवत जी, मैंने कहा ना स्वागत योग्य, लेकिन देर से क्यों? आज देश में अस्थिरता का माहौल है। ये बयान ज़रूर अच्छा बयान है, काम करेगा लोगों के, हमारे और आपके बीच में, जनता के बीच में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक अच्छे माहौल का एक अच्छा एक को खड़ा करने का काम ज़रूर करेगा। लेकिन ये देर से क्यों? आज जब हमारा मुल्क बहुत पिछड़ गए हम लोग, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के सिवा इस देश में मुल्क की तरक्की की बात पिछले 8-10 साल से नहीं की गई है। आज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो ये उनके इस बयानों का मैं शमशुल हसन बल्ली संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें कोई सियासी मसाइल नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए।
जो आपके दिल में है, अगर वही ज़बान पे है तो स्वागत है, नहीं तो कई बार हमने देखा है कि बगल में चोरी होती है और मुंह में राम होते हैं। कैलाश सारंग की स्मृति में 6 जून को भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण 6 जून को एकतापुरी दशहरा मैदान में भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, स्वयं कन्हैया मित्तल देंगे भजन प्रस्तुति। मंत्री सारंग ने कहा कि जून को मातृ पितृ भक्ति अभियान की होगी शुरुआत। मंत्री सारंग ने 25 से 30 हजार लोग करेंगे बुजुर्ग की आरती। हर महीने मनाया जाएगा मातृ पितृ भक्ति दिवस। 6 जून को स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के एकतापुरी ग्राउंड अशोका गार्डन थाने के पीछे एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है और इस भजन संध्या में देश के विख्यात भजन गायक, जिन्होंने अभी का सबसे चर्चित भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाया है, ऐसे कन्हैया मित्तल जी जो चंडीगढ़ में रहते हैं, वो यहाँ भजन प्रस्तुति देंगे। कैलाश सारंग जी, प्रसून सारंग जी की स्मृति में हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर की भी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अशोका गार्डन में ही वो डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है। उसका शुभारंभ भी 6 जून को होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। 6 जून को जैसा मैंने बताया कि कैलाश सारंग जी की स्मृति में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल जी की प्रस्तुति तो होगी ही, पर हमने ये निश्चित किया है, क्योंकि हम नरेला को एक परिवार के रूप में मानते हैं, हमने ये निश्चित किया है कि हम नरेला से एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो भोपाल और फिर प्रदेश और पूरे देश में हम चलाना चाहते हैं। हम मातृ पितृ भक्ति अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारे पिताजी कैलाश सारंग जी और माताजी के मिश्रा का बड़ा बयान। हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने पर बताया निजी मामला, साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जो आया राम गया राम कहते हैं, उनका राजनीति में नहीं है कोई भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस निकलेगी विजय पथ यात्रा पर। विजय पथ यात्रा में शामिल होंगे दिग्गज नेता। प्रहलाद लोधी पर कसा तंज। प्रहलाद लोधी के बौद्धिक क्षमता पर उठाया सवाल। निर्वाचन अधिकारी पर लगाएंगे आरोप। वह दुखद है और एक जनप्रतिनिधि है प्रहलाद लोधी जी, यदि उनका यह जवाब आता है कि आचार संहिता लग गई है मगर अभी चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुए हैं, तो यह उनके बौद्धिक ज्ञान को प्रश्न चिन्ह लगाता है। और दुखद यह है कि पन्ना जिले में एक धर्म स्थल पर हुए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में निर्वाचन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। या तो वो अधिकारियों को आचार संहिता के नियमावली का ज्ञान नहीं है, या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, या उनकी डिग्री व्यापम के माध्यम से जो चयनित होते हैं उसी संस्था से या उस प्रकार की संस्था से प्राप्त हुई होगी। और निर्वाचन आयोग को उन अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग ने आचार संहिता लागू होने के बाद तत्काल इस प्रकार के सामूहिक विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये गंभीर मामला है और राज्य निर्वाचन आयोग से हमारी प्रार्थना है कि वह उन निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन ले और एमएलए साहब के खिलाफ भी एक्शन ले। माननीय मुख्यमंत्री जी का दलित प्रेम, आदिवासी प्रेम एक ढकोसला साबित हो चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद बता दें या प्रातः स्मरणीय गृह मंत्री जी बता दें कि पिछले कुछ महीनों में दलित अत्याचार कितने हुए, उनकी हत्याएं कितनी हुई,
आदिवासियों पर अत्याचार कितने हुए, आदिवासियों की हत्याएं कितनी हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कंटिया मामा के अवतार हैं। कल डिंडोरी जिले के एक गांव में हमने ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सूखे हुए कुएं से एक एक बाल्टी पानी निकालने के लिए हमारी मातृशक्ति कुएं के भीतर उतर रही थी, जान को जोखिम में डालकर। तो अब आप समझ जाइए आदिवासी प्रेम क्या है, दलित प्रेम क्या है और मध्य प्रदेश के विकास की गाथा क्या है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान, धारा 370 हटाने के बाद भी वह लगातार गोली मारकर हत्या की जा रही है। इस पूरे कश्मीर के मसले पर कहा कि सर्वदलीय दल वहां के हालात सामान्य होने पर जाएं ताकि आतंकियों के मंसूबों को तोड़ा जा सके। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस तरह से वहां नहीं होना चाहिए। इस पर सभी को साथ खड़े होकर बात करनी चाहिए ताकि वह रह रहे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अंकुश लग सके, आलाकमान भी रख सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश की एकता अखंडता से बड़ा कुछ नहीं है, और कश्मीर का जहाँ तक सवाल है उसमें अगर सबकी राय एक है, और राय एक ही है लगभग, कोई कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, ये सब मानते हैं। लेकिन एक राय होकर और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाए होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के बाद, तो उसका प्रेशर निश्चित रूप से आतंकवादियों पर पड़ता है। और कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कहीं समर्थन नहीं मिला है, किसी देश ने समर्थन नहीं दिया है। वो सिर्फ इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में आपसी जो नोक झोंक चलती है वो एक सीमा से ज़्यादा चलती है, और राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक होकर अगर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जो पलायन हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धारा 370 थी तब हमले हो रहे थे, हट गई तो हमले हो रहे हैं, वहाँ रहने नहीं देना। अरे भाई, कैसे नहीं रहने देना? पाकिस्तान ये और हिंदुस्तान एक था, और हिंदुस्तान की सीमा कोई पाकिस्तान तक थोड़ी थी। अफ़गानिस्तान, काबुल ही हिंदुस्तान का हिस्सा था। जो मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ हिंदुस्तान का देश की सीमा थी, पुराने भारत की सीमा थी। तो कश्मीर तो निश्चित रूप से वहाँ, कश्मीर का नाम पड़ा है ऋषि कश्यप से, तो कश्मीर बना। तो वहाँ ऐसे आप हिंदुओं को ऐसे गोली मार मार के भगा रहे मार रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे चलेगा काम? तो सर, आपका मानना ये है कि जो आपकी ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हाई कमान है, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए, इनको भी इस मामले में बोलना चाहिए सर? ये बोलते हैं लेकिन थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ हमले हो रहे हैं। वहाँ सरकारी, अब जिस तरह आप देखिए बैंक मैनेजर को मारा, वहाँ कोई गार्ड नहीं था, एक टीचर, महिला टीचर जो उनके बच्चों को पढ़ाती उसको मार दिया। अब ये तो कोई तर्क ही नहीं है। इसलिए वहाँ सभी विपक्षी दलों को मिलकर और ये वहाँ जाकर खड़े रहें हम और कहें कि नहीं, कश्मीर हमारा है, और यहाँ अगर कोई करेगा तो हम, राजनीतिक लड़ाई हमारी बाद में है, लेकिन इस मामले में हम सब एक हैं। ये एक बार करें तो सही। कलेक्टर संदीप की ओर से निर्देशन में फूड विभाग इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के साथ नौगांव रोड पर स्थित 2 गुटखा फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। सुमिति एकेडमी के पास संचालित थी दोनों फैक्ट्रियां। अमित वर्मा ने बताया कि चौबे दद्दा गोदाम और तमन्ना ट्रेडर्स के गोदाम को किया सील। गोदाम से भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान भी जब्त किया। सूत्रों के हवालों से खबर, यहां पर कच्चा माल किया जाता था, तैयार पलेरा के आलमपुरा भेजा जाता था। यह सारा माल और वहां पुजारी गुटखा और पहेली गुटखा तंबाकू युक्त किया जाता था। आज सूचना मिली हुई थी कि यहाँ कुछ सुपारी वगैरह का है, सब मिक्सिंग का कार्य किया जाता है जी। उसके दिन में शिकायत में हम मोर्चा थाना प्रभारी साहब हैं, वहाँ थाने पहुँचे, पश्चात तो टीम दल के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचे थे यहाँ पर जी। तो दद्दा जी का फॉर्म, वहाँ जाकर के हमने निरीक्षण किया, जहाँ पे बोरी है जिसमें मतलब खट्टी सुपारी है वो पाई गई, तम्बाकू पाई गई,
और कुछ ऐसे डेलिकेट सामान भी पाए गए जो थोड़ा सा संदेहास्पद है। जी। जैसे लौंग है, इलायची है, पिपरमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ संदेहास्पद पाई गई है। उसकी टोटल मात्रा हमने भी 4.5 सर जैसा कि गाड़ी में कुछ मसाला भी डला हुआ है, तंबाकू मिक्स है वो, उसमें तंबाकू मिक्स है। उस सभी को संदेह में लेते हुए वहीं गोदाम में कितना माल पकड़ा है गाड़ी? लगभग 12-13 बोरा थे। किसका है ये माल और किसका? प्रदीप यादव करके प्रभारी मिला है वहाँ पे, उसके माध्यम से पूरा जांच दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं कि किसका फार्म हाउस है, इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है। तमन्ना ट्रेडिंग कंपनी आज 2 जगह कार्रवाई हुई है। तमन्ना ट्रेडिंग कंपनी कौन इसका संचालित कर रहा था? प्रभारी यही हैं जो प्रदीप यादव करके हैं, उनके माध्यम से हमने जो तमन्ना ट्रेडिंग का नाम बताया है उनका प्रोप्राइटरशिप के लिए लाइसेंस मंगाया है, पूरे दस्तावेज मांग रहे हैं अभी। ये याद नहीं सर, जैसी की जानकारी हम लोगों को है, एक गल्ला मंडी में भी तमन्ना ट्रेडिंग कंपनी है, क्या उसी कंपनी की ये ब्रांच है? आज ही दस्तावेज मंगाए जाएंगे, अगर मौजूद होते हैं तो उससे पूछा जाएगा। सील किया है? हाँ, दोनों प्रतिष्ठानों पे सील की गई। क्या इन लोगों के रैकेट कहीं और व्यवसाय है इनके जिले में कहीं और? जांच के दौरान जो सामने आए हैं तो इनको बुलाया जाएगा, जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। भोपाल शुक्रवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के साथ साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पंचायत और नगरीय चुनाव से पूर्व स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग। प्रदेश में जून जुलाई में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होना है। इसी बीच नवीन शिक्षण सत्र भी शुरू होता है, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सर्वप्रथम स्कूल में स्थायी रूप से शिक्षकों की पूर्ति होना चाहिए। शिक्षक भर्ती, सेकंड काउंसलिंग, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सेकंड काउंसलिंग, शिक्षक भर्ती पूरी करो। भारत माता। आज हम शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले 10 वर्षों के बाद शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी और जो 4 वर्षों से बड़े ही कछुआ चाल चल रही है, उस बीच कई विधानसभा के चुनाव हो चुके, कई लोकसभा के चुनाव हो चुके, नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और जो नेता हैं उनको कई बार पद मिल चुके हैं और हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आज भी सड़कों पर बेरोजगार हैं। हमारी मांग है कि शिक्षक भर्ती पूर्ण हो, जिससे कि प्रदेश को अच्छे शिक्षक मिल सकें और छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त हो सके। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगें तो लगभग 4 वर्षों से लंबित हैं और कई बार हम धरना प्रदर्शन आवेदन ज्ञापन कर चुके हैं। आज चूँकि आचार संहिता लागू होने के कारण आज हमारा प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक है। हम ज्ञापन देने आए हुए हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अचानक आचार संहिता लगने से हमने सिर्फ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है, कहीं कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जुलाई के 2-3 सप्ताह से अगर हमारी शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होती है तब तक तो एक ऐसा आंदोलन होगा मध्य प्रदेश के अंदर कि वह विश्व में जाना जाएगा। धैर्य की कोई परीक्षा होती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम युवा हैं, पहले काम जताने का वरना जिगर भी रखते हैं समुंदर आग लगाने का। बोलो भारत माता की जय। हमारी मांगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव, निर्वाचन अधिकारी और नायब तहसीलदार शेफाली जैन, इछावर नगर परिषद निर्वाचन सहायक अधिकारी ने इछावर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि इछावर के कुल 15 वार्डों में 17 मतदान केंद्र, कुल मतदाता 12,026 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दलीय आधार पे होने के साथ साथ वार्ड में पार्षदों के निर्वाचन किए जाएंगे। अर्थात इस बार नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष विधि से कोई निर्वाचन नहीं होगा। अर्थात सबसे पहले वार्ड पार्षद चुने जाएंगे प्रत्यक्ष विधि से और उसके बाद पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो हम बात करें तो डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित किए गए पार्षदों द्वारा ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। नगर पंचायत परिषद इछावर में कुल 15 वार्ड हैं, बाकी कुल 15 वार्ड हैं। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बार सभी पार्षद पद के लिए
नगर पंचायत परिषद, क्योंकि इछावर नगर पंचायत परिषद है, तो यहाँ पार्षद पद के लिए जो निक्षेप राशि है उसका भी उल्लेख किया गया है। निक्षेप राशि 1000 रुपये होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर महिला पद से हो, महिला हो, तो ऐसी स्थिति में निक्षेप राशि आधी जमा करनी होगी, अर्थात 1000 के स्थान पर 500 रुपये निक्षेप राशि होगी। क्योंकि हमारा यहाँ कोई नगर पालिका तो है नहीं, केवल नगर पंचायत है। नगर पालिका के लिए राशि 3000 है। क्योंकि इछावर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ निक्षेप राशि पार्षद पद के लिए 1000 रुपये होगी। और आरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, तो इस स्थिति में उनको केवल 500 रुपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी। जो नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे, नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में जमा किया जाएगा और इसके साथ में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अर्थात नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र भी जमा करना होगा। इसके अभाव में नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रति दिवस प्रकाशित की जाएगी आम लोगों के लिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिए 1 जून को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नगरीय निकाय के निर्वाचन को सुगमता और सरलता से पूर्ण कराने की दृष्टि से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने नगरीय निकाय के निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी। अब 6 नगरीय निकायों को छोड़कर छिंदवाड़ा जिले में संपूर्ण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से 11 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिस दिन से नाम निर्देशन पत्र लिए जाने लगेंगे। 18 जून इसकी अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 20 जून को उसकी संवीक्षा होगी। 22 जून को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तारीख है और 3 बजे के बाद प्रतीक आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों की सूची फाइनल हो जाएगी। 2 चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा नगर निगम और अमरवाड़ा में मतदान होगा और द्वितीय चरण में शेष जो नगर पालिका नगर परिषद बच जाएंगी उसमें निर्वाचन का कार्य होगा। 17 जुलाई 2022 को प्रथम चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी और 18 जुलाई को द्वितीय चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा होगी। उसके उपरांत आदर्श आचरण संहिता जो है वो समाप्त हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और साथ ही साथ नगरीय निकाय के चुनावों की घोषणा होने के पश्चात जिले में समस्त निर्वाचन के कार्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में हो, निष्पक्षता और पारदर्शिता के पूरे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस बल जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगामी समय में होने वाली तमाम निर्वाचन संबंधी गतिविधियां पूरे तरह नियमों के दायरे में हो। आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है और उसका पालन कराने के लिए भी जिले के सभी थाना प्रभारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।